हेलो और नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सोनू सिंह। और हेलो मित्र के इस एपिसोड में हमारी गेस्ट हैं आकांक्षा झा। आकांक्षा झा जो मूल निवासी है, ये मधुबनी बिहार के रहने वाली हैं और इसीलिए इनको मिथिला की बेटी और मुगल सराय का सम्मान भी कहा जाता है, क्योंकि आप मुगल सराय में रहती हैं। और आज इस एपिसोड में हम युवाओं से जुड़े हुए कुछ प्रश्न लेंगे और कुछ प्रश्न हम सोसाइटी से जुड़े हुए भी लेंगे, ताकि आपकी एक जर्नी रही है। आप मिस नॉर्थ इंडिया की फर्स्ट रनर अप रही हैं, मिस फेस ऑफ काशी हैं, तो कुछ जर्नी है आपकी, उस जर्नी को हम समझने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो युवा हमसे जुड़ते हैं उनके लिए इस चर्चा के माध्यम से क्या कुछ हासिल हो सकता है। तो आइए हम चर्चा को शुरू करते हैं, लेकिन चर्चा को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप दर्शकों से अपने बारे में कुछ बताएं। थैंक यू। प्रणाम सबको। पग पग पोखर माछ मखान, मधुर मिठ बोली मुस्की मुखपान। सब मिथिलावासी के गोर लागै छी and my best wishes to everyone. My name is Akanksha Jha and I am Miss Face of Kashi and Miss North India runner-up. I have post-graduated in MBA and I am pursuing my dream with my studies and I am living my life to very best. This was all about me, sir. फैशन शो का हिस्सा बनने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? जी हाँ, वैसे तो मुझे बचपन से ही इंटरेस्ट था। किस लड़की को नहीं होता है कि फैशन करे, मेकअप करे, ड्रेसअप करे। तो मैं हमेशा से ही को करिकुलर एक्टिविटी और इन चीज़ों में काफ़ी आगे थी। मैं बचपन में स्कूल में हमेशा डांस में फ़र्स्ट आती थी, हमेशा मैं रैम्प वॉक्स और फैशन शो में पार्टिसिपेट करती थी। एंड थैंक्स टू माय टीचर्स ऑल्सो कि उन्होंने हमेशा सपोर्ट करा। मम्मी को बहुत बड़ा थैंक्स कि उन्होंने हमेशा किसी चीज़ के लिए रोक टोक नहीं की। सो प्रेरणा, हाँ, कहीं ना कहीं पेरेंट्स से सपोर्ट मिलता है और कहीं ना कहीं एक सोच जो मेरी क्रिएटिव है कि मतलब कहीं रुक के नहीं रह जाना है। इस पृथ्वी पर बहुत लोग जन्म लेते हैं और मर जाते हैं, तो मेरी ये सोच हट के थोड़ी इसलिए थी कि मुझे एक नाम, एक पहचान बनाना था। मुझे ये फील्ड अच्छा लगा। मैंने सोचा कि ठीक है, पढ़ाई लिखाई हर चीज़ बहुत ज़रूरी है, पर यदि आप भी भीड़ का हिस्सा हो जाएंगे तो आप अलग कैसे लगेंगे। तो इस सोच को लेते हुए मैं फ़ैशन फील्ड में आई। मैंने अपनी स्टडी भी की हुई है, मैं MBA से पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। उसके बाद मैंने बायजूस में भी जॉब किया हुआ है एज एन HR। उसके बाद मैं इस फील्ड में आई टू परस्यू माई ड्रीम्स। मेरा ये मानना है कि यदि आपके पास सपने नहीं हैं तो आप जीवित नहीं हैं। हर इंसान के पास अपना एक ड्रीम, अपना एक सपना ज़रूर होना चाहिए, जिसको वो पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ प्रतिदिन करता रहे। कहीं रुक जाना इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो हाँ, मेरा ये ड्रीम था कि मैं भी स्टेज पर जाऊं, मेरा भी इंटरव्यू हो, मुझे भी लोग जाने, इसीलिए मैं इस फील्ड में आई। चूँकि आपने MBA किया हुआ है और अगर हम अपने देश के कल्चर के बारे में बात करें तो जो भी MBA में जाता है तो उसका पहला जो ऑब्जेक्टिव होता है वो जॉब करना होता है या अपना कॉर्पोरेट में करियर बनाना होता है। लेकिन उसके साथ साथ ही हमारी अपनी एम्बिशंस भी होती हैं, कुछ चीज़ें हमको पसंद होती हैं, हम करना चाहते हैं। तो ये जो रास्ता आपने चुना आपके लिए कितना टफ था? क्योंकि सोसाइटी की एक एक्सपेक्टेशन होती है। कई बार तो आपने जो किया भले ही उससे आपको कामयाबी मिल जाए, लेकिन शुरुआत के दिनों में कहीं ना कहीं लोग आपको एक इंसल्टिंग कमेंट ही देते हैं कि आपने इतनी पढ़ाई की, ये किया और अब आप इस फील्ड में आ गई। तो कितना मुश्किल रहा आपके लिए ये चीज़? जी हाँ, ये सवाल बहुत अच्छा और बहुत सच्चा है। मुश्किलें बहुत होती हैं, पर मुस्कान से छुपाना होता है। आपको अपना हौसला ज़रूर दिखाना होता है। बिल्कुल, जहाँ आप स्टडीज़ करेंगे एंड टू अवर नैरो माइंडेड सोसाइटी ये प्रॉब्लम है, और गर्ल्स के साथ तो और है कि बेटा पढ़ लिख लो या जॉब कर लो या क्या करना है जाके, बहुत स्ट्रगल है। बट ट्रस्ट में, अगर आप अपने लिए खड़े नहीं होंगे तो कोई नहीं होगा। आपको कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी होगी। पेरेंट्स हों, रिलेटिव्स हों, फ्रेंड्स हों, पहले आपको उठना होगा कि नहीं, मैं ये करना चाहती हूँ। कन्विंस करना पड़ेगा पॉजिटिव साइड देकर। कोई चीज़ गलत नहीं होती अगर आप गलत नहीं हैं। अच्छे बुरे लोग हर जगह मिलेंगे, पर आप कैसे डील करते हैं ये मायने रखता है। मैं फैशन इंडस्ट्री में गई, मैं जैसे बता रही हूँ, मैंने MBA किया, मैंने पढ़ाई लिखाई की और हर चीज़ से सक्षम होते हुए भी मैं इस फील्ड में इसलिए आई क्योंकि मैंने ये सोचा कि लाइफ एक है तो मैं क्यों मौका छोड़ूं। फिर मैंने अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया। बिल्कुल करेक्ट सर ने बोला कि हाँ, फैमिली वाले, फ्रेंड्स, या क्यों कर रही हो, जॉब हो जाती। जॉब मैंने करके छोड़ दी, क्योंकि बट होता है ना, जिस चीज़ से आपको इंटरेस्ट नहीं होता है वो ज़बरदस्ती आप नहीं कर सकते। और यदि आप सही मायनों में किसी चीज़ में इंटरेस्ट होकर कुछ कर रहे हैं तो देखिए, आज मेरे पास एक क्राउन है, आज मेरे पास एक प्राइज़ है, आज मेरे पास एक पहचान है, इसीलिए आप मुझे सुन रहे हैं।
तो बस यही चीज़ें आपको डील करनी पड़ेंगी, आपको खुद स्ट्रांग होना पड़ेगा, तब पीछे से कोई आपको सपोर्ट करेगा, चाहे आपकी फैमिली हो, चाहे आपके फ्रेंड्स हो, चाहे आपके रिलेटिव्स हो। आप यदि अपने लिए बोलना नहीं सीखेंगे, पर हाँ आपको ये पता होना चाहिए क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, तभी कुछ हो पाएगा। चूँकि MBA आपने किया था, आप जॉब भी कर रही थी, तो जब हम एक करियर को छोड़ते हैं और दूसरे करियर ऑप्शन को चुनते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन दो चीज़ दिमाग में बहुत क्लियर होती है। पहला कि हमें सामने वाले को कन्विंस करना है, क्योंकि कुछ लोगों के प्रति हमारी जवाबदेही होती है, और दूसरा कि अगर ये ऑप्शन नहीं है तो फिर इसके अलावा और कौन सा ऑप्शन। मैं पर्सनल अचीवमेंट की बात कर रहा हूँ, मैं पैसे की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले दिमाग में यही होता है कि हम अपने पैर पे खड़े हो जाएं। सपोर्ट मिलेगा अलग बात है, लेकिन हम अपने पैर पे खड़ा होना चाहते हैं। तो आपको आपके लिए क्या चैलेंजिंग रहा, आपने अपने आप को कैसे कन्विंस किया? पेरेंट्स तो अलग बात है, लेकिन सबसे पहले खुद को कन्विंस करना पड़ेगा कि भाई ये काम छोड़ के हम ऐसा कौन सा काम कर सकते हैं जो कम से कम सेटिस्फाइंग हो और हमें ऐसा लगे कि इसके जरिए भी मैं अपने पैर पे खड़ा हो सकती हूँ। करेक्ट, बहुत अच्छा सवाल है एंड थैंक यू फॉर दिस। हाँ, बहुत मुश्किल हुई थी ये सोच के कि ये जॉब छोड़ूंगी, फिर कहाँ से अर्निंग होगी या कहाँ से मैं कुछ स्टेबल कर पाऊंगी कि नहीं लाइफ में। बट देन शिफ्टिंग टू मॉडलिंग एंड फैशन इंडस्ट्री मुझे कोई रिग्रेट नहीं हुआ। मैंने खुद को कन्विंस किया, मैंने बहुत रिसर्च किया, कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं हो जाती है। मैंने बहुत लाइव्स देखी, फिर मुझे पता लगा कि नहीं इसमें भी है करियर, लाइक लोग जी रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप जानना चाहते हैं कि फैशन इंडस्ट्री में क्या स्टेबिलिटी है या आप कहाँ से अर्न कर सकते हैं, तो फोटोशूट्स होते हैं, फैशन शोज होते हैं, आप उन सब के लिए ना यू गेट पेमेंट्स। इट्स नॉट दैट यू गो फॉर फ्री एनीवेयर, आपको एज अ गेस्ट बुलाया जाता है। सो इस चीज़ से भी आप स्टेबल हो सकते हो कहीं भी। तो ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ से कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन वही है आपको सही दिशा में बढ़ना आना चाहिए। ओके, फैशन से जुड़ी हुई एक बहुत खास क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जब हम बाहर कदम रखते हैं सोसाइटी में, तो हर कोई अपने आप को थोड़ा फैशनेबल दिखाना चाहता है, मॉडर्न दिखाना चाहता है, और इस कारण से कई बार जो युवा होते हैं वो गलत चीज़ों से भी प्रेरित हो जाते हैं। आई होप कि आपने वो दौर देखा होगा, वो लाइफ देखी। मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मैं हेल्थ को लेके बहुत कॉन्शियस रहता था, एजुकेशन को लेके बहुत कॉन्शियस रहता था, और एजुकेशन मेरा किताबों से मुझे नहीं मिलता था, लोगों को मैं ऑब्जर्व करता था और सीखता था। तो मुझे ये फाइट करनी पड़ी, क्योंकि उनका आधुनिक दिखाने का या फैशनेबल बनने का तरीका कुछ और था और मेरा कुछ और था। लेकिन इस लड़ाई में कहीं न कहीं मुझे लगा कि मैंने अपने तरीके से आधुनिकता को डिफाइन किया, और बाद में लोगों ने मुझे अप्रिशिएट भी किया। कुछ लोगों के साथ ऐसा नहीं होता, वो आधुनिकता के नाम पे वल्गर कपड़े पहनने लगते हैं, चाहे उनका बिहेवियर वल्गर होने लगता है, या कहीं न कहीं वो बड़ों की उपेक्षा करने लगते हैं, और इसको वो मॉडर्निटी से डिफाइन करते हैं। तो आधुनिकता को आप कैसे डिफाइन करती हैं जी? और क्या कभी कोई ऐसा वाकया रहा जब आपके सामने वो चीज़ आगे खड़ी हो गई कि नहीं, मॉडर्निटी को मैं अपने तरीके से डिफाइन करूंगी, जो मेरे सामने है वो मॉडर्निटी नहीं है? जी, बहुत करेक्ट ये पॉइंट इन्होंने उठाया है सर ने कि हाँ, लोग सोचते हैं कि आजकल कुछ भी कपड़े पहन लो, कैसे भी बाल कर लो, पेरेंट्स पे चिल्ला दो, या हर वो चीज़ जो वो देख रहे हैं वो उसे ही मॉडर्निटी मानने लगते हैं। पर ऐसा कुछ नहीं है, ट्रस्ट मी। मैं आज भी आपके सामने बैठी हूँ फुल कपड़ों में। सो आप कहीं भी मॉडर्निटी अगर बढ़ा रहे हो, यू कांट लीव योर रूट्स। आप भारत में रहते हैं, आपको पता होने चाहिए आपके जड़ क्या हैं। Because in modernity doesn't means modernity is not defined with your dresses, not your makeup, nothing. आप खुद को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, यही मॉडर्निटी है। मैं फैशन शोज में भी जाती हूँ तो हर टाइप की ड्रेसेस रहती हैं, जैसे किसी का स्लीवलेस है, कोई बैकलेस है, बट यू हैव टू चूज योर्स। आपको ये तय करना है कि आप क्या पहन रहे हो। यू कैन ड्रेप साड़ी एज यू वॉन्ट। कोई फुल साड़ी पहनता है, कोई उसे फोल्ड करके पहन लेता है। तो आपको बिल्कुल इस चीज़ की समझ होनी चाहिए कि आप कैसे अपने आप को डिफाइन करते हैं। इट इज़ नॉट लाइक कि कोई फटा कपड़ा पहन रहा है, उस पर अच्छा लग रहा है तो मुझ पर भी लगेगा। नहीं, हम भारत में रहते हैं, हमारी अपनी संस्कृति है, हम कल्चर से जुड़े हैं। भारत इसीलिए जाना जाता है, ना कि फटे कपड़े या बिखरे बालों के लिए। तो आपको बिल्कुल, आप जो करना चाहते हैं अपने संस्कृति को लेकर करिए। जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग एक मैथिली लाइन से की थी। मैं खुद मिथिलांचल की हूँ, मेरे यहाँ खुद ये सारी चीज़ें काफ़ी हद तक अभी एक्सेप्टेबल नहीं है, बट मैं आई हूँ, मेरे पेरेंट्स, मेरे रिलेटिव ने मुझे सपोर्ट किया है, क्योंकि मेरा तरीका गलत नहीं है।
मैं कहीं भी जाती हूँ, मैं कहीं भी खुद को रिप्रेजेंट करती हूँ, आई डोंट लीव माई कल्चर और आई डोंट नीड टू बी वेरी वल्गर और शावी विद एनीथिंग। आप जैसे हैं आप खुद को सिर्फ उतना ही सिंपल और सोबर और ब्यूटीफुल प्रेजेंट कर सकते हैं। एक साड़ी भी उतनी ही सुंदर लगती है जितना कि एक क्रॉप टॉप या जीन्स लग सकता है। यू जस्ट नीड टू ड्रेप इट दैट वे। चलिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ब्यूटी से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन उसके पहले मैं अपने बारे में 2 लाइन आपको बताऊंगा। चूँकि मैं एक गांव से बिलोंग करता हूं, जब मेरा MBA मैंने एडमिशन लिया तब मेरा पहली बार जो है ये जो अर्बन लाइफ होती है उससे मेरा आमना सामना हुआ। लेकिन गाँव की लाइफ यही थी कि जब कोई बाहर से कोई लड़का आता था, कोई व्यक्ति आता था, तो मैं उसे मॉडर्न मानता था, बहुत हैंडसम या बहुत स्मार्ट मानता था, और मैं एकदम पीछे खड़ा रहता था। मेरे दौर में PCO हुआ करता था, जहाँ पे लोग एक बॉक्स बनाता था, उसमें जाके कॉल करते थे। तो मेरे गांव में भी लगा था, लेकिन उस PCO के अंदर मैं कभी जा ही नहीं पाया और वो PCO का पूरा दौर बीत गया। कारण क्या था कि मेरे अंदर वो शर्म थी कि शायद मैं हेलो नहीं बोल पाऊंगा, या लोग खड़ी हिंदी बोलते हैं तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, तो उस तरह का साइनेस। लेकिन अभी मैं कहीं खड़ा होता हूं तो लोग अप्रिशिएट करते हैं, चाहे वो लुक्स को लेके हो, चाहे अपने आप को कॉन्फिडेंट दिखाने को लेके हो। मेरे अंदर मैं कहीं डरा रहता हूं, लेकिन बाहर मैंने वो आवरण रखा है ताकि लोग मुझे कॉन्फिडेंट तरीके से देखें। मेरा तरीका क्या था, मैंने एक व्यक्ति को पकड़ लिया कि वो व्यक्ति बहुत अच्छा है। मैंने पहली बार एक बायोग्राफी पढ़ी थी इनकी, APJ अब्दुल कलाम की, क्या विंग्स ऑफ फायर ऐसा कुछ करके था। हाँ, तो मुझे वो कहानी बहुत अच्छी लगी और बहुत प्रेरणादायक लगी, तो मैंने उनको अपना आदर्श बना लिया। और पहले मैं उनको देखता था और सारी बायोग्राफी में पढ़ता था, लेकिन फिर बाद में मैंने अपने आप को उनके जगह पे रख दिया। मतलब अपने आप को मैंने डिफाइन किया और मैं अपने आप को उस तरह से देखने लगा। और फिर मैंने नोटिस किया कि बदलते दौर के साथ लोग भी मुझे उसी तरह देखने लगे जिस तरह से मैं खुद को देखता था। यानी अगर आप कॉन्फिडेंट हैं और अगर आप थोड़ा अच्छा दिखते भी हैं, तो इसमें इसका बहुत बड़ा रोल होता है कि आप खुद को कैसे देखते हैं, खुद को डिफाइन कैसे करते हैं। तो इसी से मेरा सवाल है कि ब्यूटी को आप कैसे डिफाइन करते हैं? ओके, बहुत अच्छा सवाल है। एक तो इन्होंने कहा कि कॉन्फिडेंट एंड एवरीथिंग इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए एक लाइन है मेरे पास, लोग कहते हैं ना फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन, तो सही बात है। कमिंग टू ब्यूटी, ब्यूटी इज़ नॉट डिफाइंड बाई मेकअप, जो बहुत बड़ा मिथ है। Not defined by beauty, not defined by makeup, not for your dressing. It is all about how you present yourself with confidence. हाँ, confidence आप में होना चाहिए। अगर आपके पास confidence नहीं होगा तो आप कहीं खड़े भी नहीं हो पाएंगे। ये टाइम मेरे भी लाइफ में था। लाइक मैं स्कूल में थी, क्लास 5 तक मैं बहुत डरपोक टाइप की बच्ची थी। पीछे बैठने वाले या टीचर से डरने वाले, तो डर के मारे ऐसे जवाब नहीं निकलते थे। बट देन व्हेन आई वेंट टू सनबीम, बिग थैंक्स टू सनबीम, तो वहाँ पे एवरीबडी नोज कल्चरल एक्टिविटीज़ होते हैं और बहुत अच्छा एक इन्वायरमेंट, एक जैसा कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट सर कहते हैं, तो बहुत अच्छा होता है। तो स्टडीज़ के साथ साथ मेरा को करिकुलर वहीं से स्टार्ट हुआ। तो उसके दौरान मुझ में बहुत कॉन्फिडेंस आया। मैं डांस करती थी, मैं असेंबलीज़ करती थी, मैं कभी डिबेट हो गया, कुछ ना कुछ कॉम्पिटिशन्स होते रहते थे, जिसके कारण मेरी स्पोकन इंग्लिश और पर्सनालिटी इतनी अच्छी हो गई कि लोग बहुत शॉक्ड होते थे। एक फ़नी इंसिडेंस है कि बिहार से हूँ मैं, तो मुझे सारे फ्रेंड्स और जो भी, किसी को पता नहीं रहता था मैं बिहार की हूँ, तो मुझे पूछते थे तुम बिहार से हो? तो मैं बोलती थी हाँ। तो लगती नहीं हो यार। मैं बोली क्यों, काली रहूँगी तभी मानोगे या रोज़ लिट्टी चोखा लेके आऊँगी टिफिन में तभी विश्वास करोगे कि बिहार की हूँ? एक ये भी चीज़ कहना चाहूँगी, प्लीज़ डोंट डिफाइन और डोंट जज पीपल बाय देयर फेस एंड कलर। ये सब मत करिए, कोई भी कुछ भी हो सकता है, आपको पता नहीं है। एक्सेप्ट करना सीखिए और अपने हिसाब से जज करना छोड़िए चीज़ों को, तो आप ज़्यादा जल्दी डेवलप करेंगे। चलिए, मैं एक कॉन्फिडेंट होने का मैं एक तरीका बताता हूँ। आई होप अगर आपके पास है तो आप भी शेयर करिएगा। कई बार लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि हम अपने कॉन्फिडेंस को कैसे बिल्ड करें। जैसे मैंने बिल्ड किया वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। जब आप किसी को देखते हैं तो आप अपने मन में बात करते हैं कि शायद वो पर्सन मुझसे बेहतर है, यानी आप खुद से बातें करते हैं और हमारा दिमाग जो होता है वो रियल और वर्चुअल ट्रुथ में अंतर नहीं कर पाता। रियल का मतलब कि जो सच है और वर्चुअल का मतलब कि जो सिर्फ आपके दिमाग में है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप किसी डिज़र्ट का या किसी खाने वाली चीज़ के टेस्ट के बारे में सोचें तो सिर्फ सोचेंगे और आप अपने टंग पे उस टेस्ट को फील कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से जब आप खुद को नेगेटिव बातें बोलते हैं तो हमारा ब्रेन सिर्फ एक काम करता है और वो है रिस्पॉन्स देना।
जो लोग कॉन्फिडेंट होते हैं वो अपने आप से पॉजिटिव बातें करते हैं, वो देखते हैं कि कमी क्या है और उस कमी को वो कैसे ब्रिज कर सकते हैं, अपने आप को वो सांत्वना देते हैं और इस तरह से वो अपने ब्रेन से एक कॉन्फिडेंट रिस्पॉन्स ले पाते हैं। क्योंकि आपका स्टेज पे जाना होता है और ब्यूटी इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। क्योंकि अगर हम चेहरे की खूबसूरती की बात करें या मेकअप की बात करें तो बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेस होते हैं, लेकिन फिर भी वो कॉम्पिटिशन में जा नहीं पाते या जाते हैं तो शायद वहाँ स्टैंड नहीं कर पाते, क्योंकि इसके पीछे कॉन्फिडेंस का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आप खुद को कॉन्फिडेंट फील कराने के लिए या कॉन्फिडेंट अपीयर होने के लिए ऐसे कौन से तरीके को अपनाती हैं? जी हाँ, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये और सच में मैं अपनाती हूँ या किसी को भी अपनाना चाहिए। बहुत सारी प्रैक्टिस पहले तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे कहीं भी जाना होता है तो उस हिसाब से मुझे ड्रेसअप गेटअप ये सब तो चाहिए ही, बट मुझे क्या बोलना है। फॉर एग्जाम्पल फैशन शो इज़ नॉट अबाउट ब्यूटी, इट्स अबाउट ब्रेन ऑल्सो। आपसे क्वेश्चंस करे जाते हैं 100, 150, 1000 लोगों के बीच में स्टेज पे खड़े होके। सो इट्स ऑल अबाउट अगर तुम बोलोगे तो जीतोगे, नहीं बोलोगे तो यूल गो बैक। सो आप सोच सकते हैं कि कॉन्फिडेंस वहाँ कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो कहीं भी जाने के लिए एक छोटा सा घर में कुछ फंक्शन हो फिर भी हम बड़ों से क्या बात करें, दैट इज़ ऑल्सो अ कॉन्फिडेंस। क्योंकि आप सबसे सारी बातें नहीं कर सकते, यू शुड नो कि आपको किन से क्या बात करनी है। और कोई इवेंट में जाने के लिए बहुत सारी प्रैक्टिस लगती है, मुझे क्या बोलना है, मुझे क्या नहीं बोलना है। और यदि आप और कॉन्फिडेंस होना चाहते हैं तो बेस्ट एक्टिविटीज़ आप पेपर पे लिख सकते हैं, जो कि मैं खुद करती हूँ। मोबाइल से रिसर्च करना, मोबाइल कैन बी यूज्ड पॉजिटिवली ऑल्सो। हर बार सिर्फ रील्स और ये सब देखना ज़रूरी नहीं है, आप जिस चीज़ को जैसे यूज़ करें वो वैसे ही फ़ायदेमंद होती है। तो कहीं भी जाने के लिए मैं बिल्कुल पूरा रिसर्च करती हूँ, उसे पढ़ती हूँ, बार बार रिपीट करती हूँ ताकि याद रहे 1-2 दिन से ही, ताकि वो चीज़ें मेरी माइंड में सेट हो जाएं कि मुझे उस दिन ये चीज़ ऐसे बोलनी है। तो फिर वो फाइनल डे पे अच्छा निकल के आता है, बिकॉज यू गेट वेरी कॉन्फिडेंट कि हाँ मुझे अब चीज़ें याद हैं। और उसके बाद आप अपना ऐड ऑन कर दो तो वो सोने पे सुहागा हो जाता है। सो दिस इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू कि मैं कैसे कहीं भी कुछ भी होता था तो मैं बहुत प्रैक्टिस करती थी, क्योंकि मुझे ये लगता था कि अगर मैं लोगों के सामने कुछ नहीं बोल पाई तो ओ गॉड मेरी बेइज्जती हो जानी है। तो जब तक ये कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि मुझे किसी से कम नहीं दिखना है, तब तक आप अपने आप को डेवलप नहीं कर पाओगे। चलिए, तो ये कॉन्फिडेंट होने के लिए 2 चीज़ें कि आपको खुद से सकारात्मक बातें करनी है और दूसरी कि जो व्यक्ति आपको कॉन्फिडेंट दिख रहा है इसका मतलब है कि उसने अपने प्रैक्टिस पे, अपनी तैयारी पे मेहनत की है, किसी को कोई ब्लेसिंग नहीं मिली हुई है। तो ये 2 नुस्खे आप भी अपना सकते हैं कॉन्फिडेंट होने के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, एकता कपूर का जो नाटकीय भारत है, बात कर रहा हूं कि एकता कपूर एक इंडिया को टीवी पे रिप्रेजेंट करती हैं, एक अलग भारत को दिखाने की कोशिश करती हैं। और चूंकि आप अपने रूट्स की बात कर रही हैं, कल्चर की बात कर रही हैं, तो इन दोनों लोगों के पर्सपेक्टिव में, इन दोनों लोगों के भारत में या भारत को देखने के तरीके में कितना अंतर है? आप इंडिया को कैसे देखती हैं और क्या डिफरेंस पाती हैं आप? जी हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। हालांकि एकता कपूर बहुत जानी मानी और बहुत बड़ी डायरेक्टर प्रोड्यूसर सब हैं, कौन नहीं जानता उनको। तो यस, उनका अपना नज़रिया है, वो हर चीज़ को मॉडिफाई करने के लिए या टीवी पे जो भी चीज़ें आती हैं वो सब ओवर ड्रामेटिक होती हैं। तो मेरा पहला तो ये कहना है कि प्लीज़ हर चीज़ पे विश्वास करना या उससे खुद को कंपेयर कर लेना कि टीवी पे जो आ रहा है मैं भी वैसे दिखूं, मैं भी वैसा बर्ताव करूं, ऐसा नहीं है। रील और रियल लाइफ दोनों अलग अलग होते हैं। और मॉडर्निटी जिस हिसाब से आज के डेट में बॉलीवुड में या टीवी पे दिखाया जा रहा है वो बहुत ओवर ड्रामेटिक है और बहुत अलग है हमारे अपने भारत से। क्योंकि भारत, जैसा मैंने कहा, अपने कल्चर, अपने स्वाभिमान, अपनी भाषाओं के लिए जाना जाता है, अनेकता में एकता का प्रतीक है। और जो बॉलीवुड वाले या जो मूवीज़ या जो चीज़ें दिखाते हैं कि वैसे कपड़े हो गई या वैसी आधुनिक सोच हो गई कि एक एग्जांपल लेना चाहूँगी कि टीवी में बड़ा दिखाते हैं पेरेंट्स से अलग होके रहो और बहुत फैशनेबल है क्योंकि पेरेंट्स मनमानी नहीं करने देते या जो भी। बट ट्रस्ट मी, अपना भारतीय कल्चर यही है कि आप अपने बड़ों के साथ कैसे रह पाते हैं। वो चीज़ें आपको अकेले रहने पे नहीं मिलेंगी, वो संस्कार आपको बड़ों से ही मिलेंगे कि आपको कहाँ क्या बोलना है, कहाँ क्या करना है। एक लाइन मुझे याद आ रही है इस चीज़ पर कि अनुशासन प्रतिबंध नहीं है, मुक्ति नहीं मनमानी है, सागर जल का बाढ़ नहीं है, नदी ना बिखरा पानी है।
अनुशासन से ही जीवन है, जर्नी का कण कण बतलाता, अपनी मर्यादा में रहकर सृष्टि का क्रम चलता जाता। तो सृष्टि ऐसी ही है, वो चलती रहेगी। इसे बुरा बनाने की बजाय बेहतर होगा कि आप अपने जड़ों को जानें, अपने परिवार से प्यार करें और अपने पहनावे और अपने धर्मों कर्मों सब में अंतर लाएं। प्लीज़ मूवीज़ और इन सबको फॉलो बिल्कुल मत करिए, मेरा यही मानना है। बहुत अच्छा। चूँकि आप मुगल सराय में आपका एक लंबा समय बीता है और आप मिस फेस ऑफ काशी भी हैं। चूँकि अगर काशी में अब कोई जाता है तो बहुत सारे डेवलपमेंट उसको देखने को मिलते हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट वर्क चल भी रहे हैं, लेकिन मुगल सराय जहाँ का है वहीं रुका हुआ है। मतलब यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं दिखता है या नहीं होता है। तो इसके पीछे आप किन चीज़ों को कारण मानती हैं? क्यों मुगल सराय हमारा पिछड़ा हुआ है या आगे नहीं बढ़ पा रहा है? इस प्रश्न से मैं आपके बहुत ज़्यादा सहमत तो नहीं हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मुगल सराय पिछड़ा हुआ है। जब मैं यहाँ थी तब यहाँ एक भी डांस स्कूल नहीं हुआ करते थे, पर अब कम से कम हर 2 गली में 1-2 डांस स्कूल, फिटनेस क्लब, जिम्स, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो हाँ, काफ़ी डेवलप्ड हुआ है पहले से। काशी ऑब्वियसली डेवलप्ड है, वो संसदीय क्षेत्र है और जितना मैंने देखा है बहुत हद तक वहाँ अब हर चीज़ अवेलेबल है, कई सारे शोज़ होते हैं। पर अपना मुगल सराय भी बिल्कुल पीछे नहीं है, मैं मेंशन करना चाहूँगी। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, कई तरह की प्रतियोगिताएं होती हैं, स्कूल्स कराते हैं, उसके बाद पूर्वांचल रत्न सम्मान हो गया और भी बहुत बड़ी चीज़ें। आप जिन भी चीज़ों का नाम ले रहे हैं वो प्राइवेट चीज़ें हैं, मैं गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बात कर रहा हूँ। कि वहाँ पे रोड, ओवरब्रिज या ऐसी या पार्क वगैरह हो गया, वहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे उन चीज़ों का अभाव है। पर ये नहीं कह सकते कि नहीं हुआ है। फॉर एग्जांपल अपना स्टेशन ले लीजिए, पहले तो कुछ था ही नहीं, सिर्फ ट्रेन्स थी और कुछ नहीं था जितना मैंने देखा है। ऐसे प्लेटफॉर्म सब बड़े बिखरे रहते थे, गंदा सा बदबू मारता हुआ। पर अब तो देख के लगता है ओ माय गॉड, ये वही मुगल सराय है, इतना सुंदर, इतना ब्यूटीफुल बना है। तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट चालू है और मुझे पूरी उम्मीद है कि बढ़ेगा ही, ये घटने वाली चीज़ नहीं है। ऑब्वियसली आने वाले दिनों में और बढ़िया चीज़ें बनेंगी, रोड्स भी बनेंगे, धीरे धीरे काम होता है, गवर्नमेंट काम है तो आप समझ ही सकते हैं थोड़ा तो। तो अगर हम कुछ समस्याओं की बात करें तो मुगल सराय में ऐसी कौन सी समस्याएं या कौन सी सुविधाओं का अभाव आप देखती हैं और आपका ये मानना है कि गवर्नमेंट को उस पर इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए या कम से कम उस पर ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल, ये तो है। सबसे पहला तो मैं सिंपल और इजी चीज़ जो मुझे मेरे घर के बाहर दिखता है वो रोड है। मेरे यहाँ अभी भी वो रोड टूटे पड़े हैं और गड्ढे हैं, आने जाने में डर लगता है। कई लोगों का एक्सीडेंट भी हो चुका है गिर के, ऑटोज़ रुक जाते हैं, रिक्शे वाले नहीं ले जा पाते। तो सबसे पहला और सबसे जो निजी रोज़ आने जाने वाला काम है, तो रोड तो बिल्कुल बनाने चाहिए, एक बेसिक नीड है गवर्नमेंट को। उसके बाद मैं कहूँगी पानी का मतलब कभी कभी हो जाता है, अभी तो बहुत कम हुआ है, लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि 1-2 दिन तक लाइट चली जाती थी तो हमें पानी दूसरे के यहाँ से हैंडपंप से लाना पड़ता था। तो इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। बाकी मेरा मेन फोकस रोड है। प्लीज़ रोड्स और जो गंदगी काफ़ी जगह होती है, वो एरियाज़ होते हैं, बहुत स्मेल होती है, तो वो सफाई के क्षेत्र में थोड़ा काम उन्हें बढ़ाना चाहिए। जी, अब चलते चलते आपसे एक और प्रश्न पूछ लेते हैं। प्रश्न का आपको अपना ओपिनियन देना है कि हेलो मित्र के इस मंच से आप युवाओं को क्या प्रेरणा देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, तो युवाओं के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बेस्ट मैसेज मुझे यही लगता है कि आजकल के बच्चे बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं, बहुत जल्दी कोशिश छोड़ देते हैं। किसी एक चीज़ को ट्राई करते हैं तो उन्हें लगता है अब नहीं हो पाएगा। तो क्योंकि मैं बहुत सारे टीवी पे देखती रहती हूँ केसेस, कोई सुसाइड कर रहा है, कोई घर छोड़ के जा रहा है, किसी को कुछ हो रहा है। तो ठीक है, लाइफ ऐसी ही है, आप इतना जल्दी नहीं लीव कर सकते। आपको खुद में इतना कॉन्फिडेंस लाना चाहिए कि एक चीज़ नहीं हुई तो क्या हुआ, दूसरा ट्राई कर लेते हैं। एक ब्यूटीफुल गिफ्ट है लाइफ, इसको जीना सीखिए। चाहे आप जो जैसे भी जीना चाहें, कन्विंस कीजिए, कोई बात नहीं, बैड फेजेस सबके लाइफ में आते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप हार मान लें या आप उस चीज़ को छोड़ दें। प्लीज़ कीप ऑन ट्राइंग थिंग, डोंट लीव इट, डोंट गेट डिप्रेस्ड, डू एनीथिंग यू लव। जब आपको डिप्रेस फील होता है, आप प्लीज़ अच्छा खाना खाइए, घूमने चले जाइए, हर चीज़ का एक ऑप्शन है। पर उसे छोड़कर बैठकर खुद को निगेटिव बनाना इज़ नॉट अ सॉल्यूशन फॉर एनीथिंग। तो मेरा यही मैसेज है, प्लीज़ कीप गोइंग, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल बिकॉज इम्पॉसिबल इटसेल्फ कंटेन्स आई एम पॉसिबल।
ओके, तो इसी के साथ हम अपनी चर्चा को समाप्त करते हैं। हमारे साथ इस चर्चा में भाग लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी, और अगर वीडियो पसंद आए तो जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप वीडियो को देख रहे हैं वहाँ पे सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें। तब तक के लिए हम आपसे अगले एपिसोड में मिलते हैं। नमस्कार।